3 जनवरी 2022 का दिन था। ये कोट डाल रखा था डॉक्टर डॉट डॉट उर्फ देवेंद्र बल्हारा ने, और कुछ भविष्यवाणियाँ करी थी और कुछ प्रेडिक्शन थी। प्रेडिक्शन तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये तो डंके की चोट पे बोलते हैं, प्रेडिक्शन तो एक अलग चीज़ है। डंके की चोट पे जो बातें बोली थी वो 100 की 100 सच होगी भाइयों। और लोग पहले जो डॉक्टर डॉट डॉट को कहते थे इसका तो दिमाग चल रहा है, ये तो पागल है, ये सठिया गया है, या जो भी XYZ बातें बोली गई, वही लोग आज कह रहे हैं भाई हम ही गलत थे, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा सही कह रहे थे। तो डॉक्टर साहब एक बार हमारे दर्शकों को राम राम कर दो। राम राम जी भाई, सारे भाइयों ने। डॉक्टर साहब, जो एप्स्टीन फाइल यदि नहीं खुलती तो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा सच्चा नहीं होता। बहुत सारी चीजें, काफी सारी चीजें का फर्क पड़ा है इसमें करमू भाई। जैसे कोरोना वाली वैक्सीन के बारे में जो भी बोला था जी जी वो सारा 100% सही निकला। बिल्कुल। आर्मी को बेचने वाली बात सही निकली। ठेके पे जवान लगा करेंगे तो जब यह अग्निवीर आई वह भी सही निकली। अनाज की किल्लत होएगी, अब बीज नहीं मिल रहे, वह भी सही होएगी। पानी खराब करेंगे और आपको आने वाले टाइम में पीने वाला पानी भी नहीं मिलेगा, और गांव के गांव बर्बाद करेंगे, वह भी सही मिली। गांव उजाड़ने हैं इनको, इस बात का सबूत अब बुलडोजर चला के गांव जबरदस्ती शहर में शामिल करके, शहरों गामा की रजिस्ट्री करके जमीन खोज कर, वह भी सही निकली। गामा की जमीन जो सामूहिक जमीन थी, चौपाल की, अस्पताल की, जोड़ की, बणी की, शामलात की, मंदिर की, गलियों की, वो सारी जमीन सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री धोखे तक कर ली, वह भी सही निकली। और सरपंचों की कोई पावर नहीं रहेगी, वह भी सही निकली। और ये प्राइवेटाइजेशन हर चीज का करने लाग रहे हैं, वह भी सही निकली। तो जो लगभग चीजें तो जो है वो सही निकली थी। अभी इसमें और बहुत सारी रहेगी लेकिन उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। बात एप्स्टीन की आती है, उसमें मैं एक को तड़ीपार और एक को आदमखोर बोला करता था, वह भी सही निकली। आदमखोर वो निकला, ठीक है। इनको समलैंगिक संघ कहा करता था कि ये समलैंगिक हैं, इसीलिए अपनी लुगाई को छोड़ कर भागा था, वह भी सही निकली। क्योंकि अब लोग कह रहे हैं ये ट्रम्प के आगे झुकता है, तो अब वो कैसे झुकता है वो तो देख दुनिया जाने है। कुकर लेकिन कहते हैं ना भाई, धुआं उड़ता लिकड़ा करा जड़ा ऐग हो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तारीखें मैच की जाती हैं, तो उन्हीं तारीखों में जब वही डेट मतलब निकल के आती हैं। देखो, समझदार के लिए ये सारा काफी है, तार जुड़ जाते हैं। अब मैं डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा एक नु कहूँ जो हरियाणवी में कहा है, अब भाई पुच्छा पढ़ना ईब अगले 4 साल तक का हम पुच्छा पढ़वाने लग रहे हैं भाई। एक किस्म तो इनको हम ये भी कह सकते हैं, ये है डॉक्टर डॉट डॉट ज्योतिषाचार्य, भविष्यकर्ता है ना। इसमें भविष्य का कोई खेल नहीं है। इसमें मैं बताऊं सही में तो अगर आप अपनी मौजूदा स्थिति देख लो और पिछली स्थिति देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी सर्कल में घूम रहा है, अभी मौजूदा स्थिति में वो यहाँ है और पहले वो यहाँ था, तो आदमी अंदाजा लगा लेगा भाई ये सर्कल में वापस सर्कल पूरा कर लेगा। कोई आदमी सीधा आ रहा था इधर से और अब उसका मुंह इधर है, तो पता लग जाएगा भाई ये वहां पहुंचेगा। इसी तरह से समाज की दिशा, उसकी दशा, उसकी गति और उसका तरीका काम करने का, ये अगर आप देख लोगे तो सोसाइटी का आप आकलन कर सकते हो कि आने वाले समय में वो किधर जा रही है। डॉक्टर साहब, अगले 4 साल में एक भारत की आप भविष्यवाणी करोगे या पूरी दुनिया की करोगे? अगले 4 साल में क्या होने वाला है? जिसको वो लोग नई विश्व व्यवस्था कह रहे हैं, उसमें वो भारत को केंद्र में रखकर पूरी दुनिया के लिए एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए जो मैं बात कहूंगा वो पूरी दुनिया के लिए होगी और वो भारत उसके केंद्र में होगा। उसका कारण ये है कि जब पूरी दुनिया को कंट्रोल करना, ये किसी को भी कंट्रोल करना हो, किसी को भी, जैसे 2 बिल्लियों की रोटी अगर खानी थी तो उनके झगड़े का फायदा उठाया बंदर ने, मतलब थोड़ी उसकी ऐसा करके वो ले गया, फूट डालो राज करो। इसी तरीके से जब हमें किसी को कंट्रोल करना होगा तो पहले हमारी व्यवस्था में अव्यवस्था लानी पड़ेगी। तो अब इस एप्स्टीन फाइल से भारत के लोगों का और पूरी दुनिया के देशों के लोगों का मिजाज चेक किया जा रहा है कि अपने नेता के आदमखोर सिद्ध होने के बाद, पेडोफाइल सिद्ध होने के बाद, सारे गंदे कामों का सबूत आने के बाद देश के लोग अपने झगड़े में ही उलझे रहते हैं या वाकई देश के बारे में सोचना चालू करते हैं। उसके हिसाब से वो अगला प्लान करेंगे। यदि देश खड़ा हो गया इसके विरोध में, तो इन्होंने नया प्यादा पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। राहुल गांधी के रूप में कह लो, ममता बनर्जी के रूप में कह लो, आप नीतीश कुमार के जैसा कह लो, अरविंद केजरीवाल के जैसा कह लो, अखिलेश यादव जैसा कह लो, मतलब वो पहले से प्यादे तैयार है। यानी कि टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। हाँ, फिलहाल टेम्परेचर चेक हो रहा है। दूसरी बात, अब जब ये व्यवस्था बनानी होगी इनको, तो पानी की किल्लत,
पहला एक बड़ा जबरदस्त आने वाले समय में आपको सहन करना पड़ सकता है पानी की किल्लत के साथ साथ जहां पानी अवेलेबल होगा, जिन गांवों में अंडरग्राउंड वाटर है, यानी कि जैसे आपका गांव नदी के या नहर के आसपास कहीं पड़ता है तो नीचे पानी रिश्ता रहता है, जिसकी वजह से चोआ थोड़ा ऊपर रहता है। वहां पर वो फैक्ट्रियां या कोई प्लांट ला करके वहां अंडरग्राउंड रिवर्स बोरिंग करके नीचे के पानी को खराब करना, उससे क्या फायदा मिलेगा इनको पानी देखो, आप भोजन के बिना एक हफ्ते तक रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना एक हफ्ते तक नहीं रह सकते। यानी कि हवा के बाद अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज इंसान को जीने के लिए चाहिए तो वो पानी चाहिए। आपने दूषित पानी पिया तो आप बीमार पड़ोगे, तो आप मर जाओगे, तो आपके संसाधन फिर भी इनके हो जाएंगे। और अगर आप साफ पानी पियोगे तो आप लड़ने लायक रहोगे। तो पानी ना ही मिला फिर तो आप सीधे सीधे इनके कंट्रोल में हो। तो पानी आने वाले समय के युद्ध का केंद्र बिंदु होगा। ये उन्होंने एक बिविलिया के अंदर उन्होंने एक वाटर वॉर करके देखा था। आप जाके चेक करियो आप, बोविलिया वाटर वॉर, उसमें उन्होंने पानी के सारे अधिकार कंपनियों को देके चेक किए थे। अच्छा। ये देखने के लिए कि देश दुनिया में क्या असर पड़ेगा उसका। और वहां ये हालत हुआ कि तेल से महंगा पानी मिलना चालू हो गया जहां पानी नहीं मिलता है। अच्छा। तो यहाँ हमारे यहाँ भी पानी अगली किल्लत। दूसरा कंट्रोल का रास्ता उन्होंने अपनाया हुआ है अनाज का। अनाज की किल्लत होगी, 100% होगी, इसमें आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लीजिए। तो डॉक्टर डॉट डॉट खोट काटने लग रहे हैं भाई सारे। हाँ, तो सुनते रहो, जानते हैं। अब अनाज की किल्लत कैसे होगी? किसानों का आंदोलन चल रहा है, इधर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में गेम देखिएगा आप, इस खेल को समझिएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उन्होंने कहा कि अमेरिका से हमको सस्ता अनाज मिल सकता है। किसान कह रहा है हमको महंगी एमएसपी चाहिए, कम से कम न्यूनतम मूल्य चाहिए जो हमारी वो है। अब जितना मूल्य किसान मांग रहा है उससे सस्ता अगर अमेरिका से पड़ता है भारत को, तो फिर किसान को एमएसपी देने का कोई लॉजिक बनता नहीं। तो उसका कौन खरीदेगा? अगर अडानी ने भी खरीदना होगा तो वो अमेरिका से खरीद लेगा, आपसे क्यों खरीदेगा? अब किसान इस चक्कर में क्या कहेगा कि हम उगाएंगे ही नहीं वो, क्योंकि अब अगला जो आंदोलन करेगा ना किसान, वो इस नाम पे कर देगा कि हम तुम्हारी सप्लाई चेन बंद कर देंगे, तो हम अनाज नहीं उगाएंगे, केवल अपने जितना उगाएंगे। जब किसान केवल अपने जितना उगाएगा तो बाकी के तबकों को किसान के खिलाफ भड़का दिया जाएगा कि देखो तुमको सस्ती चीज देना चाहते थे हम, और ये किसान देने नहीं दे रहा, आपस में बिड़वा देंगे समाज का एक तबके को दूसरे तबके से। इस खेल को समझिएगा। अब इसी दौरान अनाज हो गया, पानी हो गया, फिर तीसरा कंट्रोल का माध्यम इन लोगों ने लिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और लाईफाई। लाईफाई का नाम आपने सुना होगा? लाईफाई सुना है? वाईफाई तो सुना है, लाईफाई नहीं सुना ना? वो अगला जो भविष्य जो अगले 2030 तक का है, लाईफाई। अच्छा। आपके बॉडी के अंदर इन्होंने जो छोटे बच्चों को लगने वाली वैक्सीन, बड़े बंदों को लगने वाली वैक्सीन, और हर बीमारी में जब भी आपको ड्रिप लगती है, जब भी आपको इंजेक्शन लगता है, तो वो कुछ केमिकल्स उसमें डालते हैं। आपकी बॉडी के अंदर नैनो पार्टिकल्स, नैनो रोबोट्स डाल दिए हैं इन लोगों ने, मतलब जो ट्रीटमेंट के नाम पर एक्टिव होंगे वो हाई फ्रीक्वेंसी पे, यानी जैसे डीजे चल रहा है वहां पर। अच्छा। बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करोगे आप, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई, जिम हो गया, या कोई और फिजिकल या खेल हो गया उसके दौरान, या फिर 5G के रेडिएशन और उससे। तो क्या इफेक्ट करेंगे वो? मैं बता रहा हूँ। अगर देश दुनिया को पता लग गया हमारी वीडियो सुनकर कि 5G का रेडिएशन और ये वाईफाई जो है बड़ा नुकसान करता है, तो हम लोग टावर और वाईफाई को फेंक देंगे। लेकिन उन्होंने इसका इंतजाम किया हुआ। एलन मस्क ने आसमान में एक सैटेलाइट छोड़ा था, जो आपने देखा होगा पुराने टाइम पे। वो कह रहे थे डायरेक्ट आपको इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा, बिना किसी सैटेलाइट, बिना किसी टावर के। वो मिलेगा आपको लाइट एमिटिंग डायोड के जरिए। सुना है आपने कभी इसका नाम? जी बताओ आप दर्शकों। आपने सुना है लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, उसकी शॉर्ट फॉर्म देखोगे उसका नाम है एलईडी। तेरा वाला। आपके घर में जिस भी चीज में एलईडी है, जैसे आपकी गाड़ी की लाइट एलईडी है, आपके मोबाइल की स्क्रीन एलईडी है, आपकी गलियों की लाइटों में एलईडी है, आपके घर की लाइटों में एलईडी है, वो एलईडी आपके इंटरनेट के मॉडेम का काम करेगी। उसी का नाम लाईफाई है। और जो ये अभी सर्च करना आप लाईफाई, नहीं मतलब, जो टीवी स्क्रीन वाली एलईडी होती है, ये भी मॉडेम का काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा घर और आपकी गाड़ी और आपका मोबाइल, यानी आपकी पॉकेट, अपने आप में वाईफाई रेडिएशन का एक सिस्टम बन जाएगा। तो इसका सबका मास्टरमाइंड कौन है डॉक्टर साहब? देखो,
मास्टरमाइंड आपको नजर आएगा, जैसे कंप्यूटर का मास्टरमाइंड आपको दिखाई दे रहा होगा कि विंडो, इंटरनेट, एंड्रॉयड वगैरह का जो मालिक है वो बिल गेट्स है। फिर आपको नजर आएगा कि स्टीव जॉब्स मालिक था एप्पल का। आपको दिखाई देगा कि भाई विप्रो का मालिक अजीम प्रेम जी है। महिंद्रा का मालिक जो है ये आनंद महिंद्रा है। टाटा का वो दिखेगा आपको। फिर इसी तरह से अडानी अंबानी, आपको ये अलग अलग वेंचर्स के मालिक दिखाई देंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता शायद कि ये जितने भी इंडस्ट्री हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन सारी इंडस्ट्रीज की वेल्थ मैनेजमेंट का जो काम करती हैं वो करती हैं ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां। ब्लैक रॉक हो गया, वेनगार्ड हो गया, 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। अगर इनके वेल्थ का अंदाजा आप लगाओगे तो भारत का टोटल एनुअल बजट होता है 50 लाख करोड़ का। और अगर मैं एक कंपनी जिसका नाम ब्लैक रॉक बोल रहा हूं उसका जो वेल्थ मैनेजमेंट लगाऊंगा एक साल का, वो है 1270 लाख करोड़। 1270 लाख करोड़, यानी कि वो भारत की व्यवस्था में अगर आ जाए, हमारे बजट में अगर आ जाए, तो वो 25 साल तक भारत का बजट चला सकती है। इतनी बड़ी कंपनी है। यानी वो एक कंपनी इतनी बड़ी है और उस कंपनी ने हर कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग के लेवल पर फाइनेंस और मैनेजमेंट किया हुआ है। यानी अडानी एक स्टेप भी उसकी मर्जी के बिना नहीं उठा सकता। वो कंपनी है जूस की, यहूदियों की। अच्छा। जो 13 फैमिलीज जिसका जिक्र पूरी दुनिया करती है, जिसका जिक्र हमने अपनी जो पहली वीडियो थी डॉट जिसमें बड़ा वायरल हुआ, ये वाली जैकेट भी खूब वायरल हुई थी, जिसमें वो जो यहूदी परिवार हैं वो पूरी दुनिया के उद्योगपतियों की कंपनियों को कंट्रोल और मैनेज करते हैं, उनकी संपत्तियों को। अच्छा। यानी उनकी कोई औकात नहीं है। यानी अडानी अंबानी आपको अपने देश के लगते होंगे, महिंद्रा आपको अपने देश का लगता होगा, उसकी कोई औकात नहीं है उसके सामने। वो जब चाहे ऐसे शेयर मार्केट में उसके शेयर को जब मर्जी खत्म कर सकते हैं। तो ये भैया हैं, ये उनकी तरफ से तो ये, अरे वो मतलब भैया तो फिर भी हमारी स्टेट का है, भैया तो फिर भी हमारी देश का आदमी है। उनकी तरफ से तो वो कीड़े मकोड़े हैं बेसिकली, जब चाहे मसल देंगे। तो वो लोग इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसमें जो उनका मुख्य खेल है वो है परमात्मा के बराबर खड़ा होना। उनका जो क्लेम है वो क्लेम क्या करते हैं, और देखो कमाल की बात क्या है इसमें मैं आपको बताऊं, ये आपको राम रावण के युद्ध में भी नजर आएगा, ये आपको कंस और कृष्ण के युद्ध में भी नजर आएगा। यही चीज आपको दैत्य दानव जब इकट्ठे होते हैं और देव एक तरफ होते हैं, देव दानव युद्ध जो होता है उसमें नजर आएगा। फिर ये कुरान में भी आएगा, फिर ये बाइबल में भी आएगा इसका जिक्र। वो क्या कहता है कि परमात्मा जिस तरह से आपको शक्ति देता है लिबरेशन से, लिबरेशन मतलब आजादी से, यानी जब आप खुश होते हैं, जब आप उत्साहित होते हैं, जब आप आंदोलित होते हैं तो आप ताकतवर बनते हो। ये है परमात्मा के रास्ते पर चलने का रास्ता। यानी जिस काम को करने पर आप खुश होते हैं तो वो परमात्मा की तरफ लेके जाता है और वो अंदर से आपको ऊर्जा से भरता है। दूसरी तरफ जो परमात्मा का एंटी शैतान है, जिसको वो कह रहे हैं देव दानव में दानव जो है, वो आपको श्रिंक करके मजबूत बनता है। यानी वो आपको डर लालच से मजबूत बनता है। यानी जैसे आंदोलन से आप मजबूत होते हो तो डर से आप कमजोर होते हो, तो वो मजबूत होता है। यानी ये फ्रीक्वेंसी ऐसे चलती है कि अगर इधर जाओगे तो वो कमजोर पड़ेगा। यानी कि शैतान भगवान पे हावी होना चाहिए। हाँ, ताकत इधर जाएगी तो भगवान हावी है, इधर जाएगी तो शैतान हावी है। इधर जाओगे तो दूसरों के लिए काम करना, लालच से मुक्त होकर काम करना, डर से मुक्त होकर काम करना, आंदोलित होकर काम करना, ये तो परमात्मा की तरफ लेके जाएगा। आप लालच में फंस कर काम करना, डरे हुए काम करना और सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने लालच के विषय में सोचना, अपनी चीजें इकट्ठा करने, वो शैतान की तरफ लेके जाएगा, तो उधर से परमात्मा कमजोर पड़ेगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि परमात्मा जो कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। परमात्मा यदि किसी को जीवन दे सकता है, हमने देखो वैक्सीन से कितनी जान बचाई है। परमात्मा किसी को पैदा कर सकता है, देखो हमने भी प्राइवेट लैब बना दी है जिसमें हम मशीन के अंदर बच्चा पैदा कर देते हैं। साइकोलॉजी वार है। हाँ, तो साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ में ये आध्यात्मिक वार है, बेसिकली स्पिरिचुअल वॉर है। अगर इसको देखा सही तरीके से देखा जाए कि खोपड़ी खराब करनी है लोगों की और वो भ्रम में इतनी उसकी ऊर्जा को चूसना है। अगर आप एडिट करेंगे अगर इस वीडियो को, तो मैं आपको एक वो देता हूँ आइडिया। एक तरफ लगाना अपने रेडियो या टीवी का सर्किट, वो तो खुल जाएगा, खुल के उसका फोटो लगा के देखना या इंटरनेट पे मिल जाएगा। और एक तरफ लगाना किसी शहर का डिजाइन। अच्छा। तो शहर का डिजाइन और रेडियो का सर्किट बिल्कुल सेम है,
अच्छा। यानी कि वो जो रेडियो है बेसिकली वो एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम है। तो शहर भी लोगों की ऊर्जा को हार्वेस्ट करने का सिस्टम है। गांव आदमी को ऊर्जा देता है, शहर आदमी की ऊर्जा चूसता है, लेता है, चूसता है। तो इसलिए शहरों के कल्चर को ये लोग बढ़ाना चाहते हैं, गांवों के कल्चर को ये खत्म करना चाहते हैं। अगर आदमी संगठित होते हैं तो एक दूसरे से ऊर्जा मिलती है, अगर आदमी बंटता है तो उसकी ऊर्जा खत्म होती है। तो शहर इसलिए बांटने का काम करता है, शहर का जो सिस्टम है वो एक दूसरे से दूर रखने का काम करता है। तो ये लोग सबको अलग अलग रख करके डर और लालच के जाल में फंसा करके ये उनकी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं और परमात्मा के बराबर खड़ा होना चाहते हैं कि देखो तुम जो कर सकते हो वो हम भी कर सकते हैं। उनको एक किस्म से अपना गुलाम बनाना चाह रहे हैं, प्यादा बनाना चाह रहे हैं, कठपुतली बनाना चाह रहे हैं। कठपुतली तो आप अपने आप बन जाओगे जब आपके पास अपनी कोई पावर नहीं रहेगी, जब आपके जीवन का कोई मकसद नहीं रहेगा, जब आपका कोई पर्पस नहीं रहेगा, जब आप गलत दिशा में चलोगे तो आप ऑटोमेटिक उनके गुलाम बन जाओगे। क्योंकि पथ भ्रष्ट आदमी, मान लो आप रास्ता भटक गए हो और उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं है, तो सामने से जो दिखाई देगा आप उसी से पूछोगे कि भाई वो रास्ता बता दो। और वो रास्ता अगर आधा बना हुआ है तो फिर वैसे ही गाड़ियां पुल से नीचे उतरेंगी, जहां आधा बना हुआ पुल है वहां से भी उतर जाएंगी। इसमें डॉक्टर साहब क्या दुनिया छोटी करने का भी बात सुनने में आती है? नहीं, भाई दुनिया छोटी करनी, इनको नहीं, आबादी सिर्फ घटानी है। लोग कम करने हैं अच्छा। ताकि लोगों को कंट्रोल करना आसान हो हाँ, जाए। वही जनसंख्या। हमारे दो इसी षड्यंत्र का हिस्सा था। पॉपुलेशन प्रॉब्लम होती है ऐसा कहना भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। हमारे पास अनाज की कमी है ये भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। नौकरियां नहीं बची हैं ये भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। संसाधनों को लूट रहा है और समाज जो है वो खराब है ये भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। रियलिटी में ये लोग ये कहते हैं आपको कि यू आर यूजलेस ईटर, यानी आप काम के नहीं हो, सिर्फ खा रहे हो। तो ऐसे लोगों को खत्म हो जाना चाहिए। तो जो सिर्फ काम का आदमी है सिर्फ उसको रखो और बाकी सबको निपटा दो। कुछ सुनने में ये भी आया भाई ग्लोबल स्पेस में एक अपनी अलग दुनिया बसाना चाह रहे हैं कुछ लोग, जैसे जो तेरा फैमिली का जिक्र कर रहे हो आप। नहीं, वो जो ग्लोबल स्पेस है इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से सोचा जाए। इस जमीन पर ही कुछ जगह ऐसी हैं जो इन्होंने आम जनता के लिए बैन की हुई है। जैसे पुराना म्यूजियम कोई है, अगर पुराना किला अगर कोई है, ये लाइट हाउस जो बना रखे हैं समंदर किनारे, या अंटार्कटिका का कुछ एरिया है, या फिर दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का कुछ पार्ट है, एक वो या हिमालय पर कुछ एरियाज हैं। यूएसए का एरिया 51 का भी जिक्र आता है। एरिया 51 तो एक तरह से मैं इसको क्या कहूँगा, कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। वो लोगों के अंदर एलियन कॉन्सेप्ट को डालने का एक आइडिया है जो कि एक्चुअली झूठ है, प्योर। क्या लगता है एलियन होते हैं? आप खुद एलियन हो इस धरती पर। उनकी नजर में हो सकते हैं दूसरे ग्रह के नहीं, आप एक्चुअली आप एलियन हो। आप इस धरती पर भेजे गए हो एक्सपेरिमेंट के लिए। इंसान, यानी कि आपका मतलब है इंसान। जी जी। इंसान धरती पर एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा गया है, बाकी जानवरों की तरह ही। और ये जो कॉन्शियसनेस जिस तरह से काम करती है, वो स्पेस में जाने के लिए उनके पास पोर्टल्स हैं। पोर्टल मतलब ऐसे द्वार होते हैं, जैसे चांद पर जाना है तो चांद और धरती जैसे समय होता है, समय ऐसे फोल्डिंग सिचुएशन में होता है इस तरह से। तो समय कभी भी लीनियर नहीं होता। आप कभी भी जीवन में पास्ट में नहीं जा पाओगे, आप फ्यूचर में नहीं जा पाओगे। उसी वक्त पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यू आर कंट्रोलिंग दैट। इसी तरह से दुनिया की प्रत्येक जगह दूसरी जगह से मात्र एक कदम दूर होती है, और उस जो बीच की जगह है उसको वो लोग पोर्टल के जरिए पहुंच सकते हैं। यानी एक कदम इधर रखा उधर रखा तो चांद पे पहुंच गए, यहाँ रखा तो इस पे हो गए। तो वो पोर्टल्स हैं जिनकी बात कर रहे हैं। अभी आखिरी सवाल लूंगा एक आप, क्योंकि आपने समस्याएं बता दी, भविष्यवाणी कर दी, और शायद आपका ये कोट एक दिन संग्रहालय में भी रखा जाएगा याद बन के रह जाएगा, क्योंकि ये संग्रहालय में रखने की क्यों इसी कोर्ट के माध्यम से कई चीजें खुली थी और वो सच साबित हुई। समाधान भी पूछेंगे आप पे, उससे पहले एक और क्वेश्चन का जवाब लेना चाह रहे हैं ऑडियंस। इल्यूमिनाटी का क्या फंडा है, ये क्या है इल्यूमिनाटी? ये बेसिकली अलग अलग जैसे कह देते हैं कि भैया ये सीक्रेट सोसाइटी है, उन सीक्रेट सोसाइटीज को नाम दे दिया गया है। तो बेसिकली ये नाम उन्हीं लोगों का दिया हुआ है कि लोग इल्यूमिनाती शब्द में फंस जाएं।
वो लोग नहीं होंगे। वो क्या करते हैं, मान लीजिए आपके नाम पर एक कंपनी खोली और उस कंपनी की आड़ में सारा घपलाबाजी करते रहे। जैसे पहले उन्होंने उस कंपनी का नाम था यूनाइटेड नेशंस, अच्छा। यूनाइटेड नेशंस के नाम पर सारा घपला किया। जब यूनाइटेड नेशन की पोल खुलने लगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जब लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलना चालू कर दिया, जब पता लगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा गंदा काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का एजेंडा 21 कितना खतरनाक है, और एजेंडा टू इवेंट 201 जो जॉन हॉपकिंस में किया था बिल गेट्स ने, उसके बारे में तो हमने आपको उस वीडियो में बताया था। जब उसके बारे में लोगों को पता चलने लगा तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नाम लेना बंद कर दिया और अब नया प्लेटफॉर्म दे दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा। इसी तरह से अब लोग जब इल्यूमिनाती का बहुत सारा जिक्र करने लग जाएंगे तो इल्यूमिनाती में वो 20-22 लोगों को या 13 लोगों को किसी और को लगा देंगे और खुद निकल के कोई और संस्था बना लेंगे। तो इस नामों में इसलिए आपको नहीं फंसना है। असली खेल फंसना है कि आप जब अकेले होते हो, डरे हुए होते हो, लालच में होते हो, अनुत्साहित होते हो, समाज से में बटे होते हो, परिवार में बटे होते हो, परिवार कल्चर जब आपका टूटता है, धरती से कटते हो, जमीन से कटते हो, प्राकृतिक चीजों से कटते हो, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हो, पानी को दूषित करते हो, हवा को दूषित करते हो, जंगल काटते हो और आपस में समाज में इकट्ठा होकर के नहीं रहते हो और किसी और को राज करने की परमिशन दे देते हो, तो आपकी ऊर्जा घटती है। ये सोल्यूशन है बेसिकली। अच्छा, सोल्यूशन है ये सोल्यूशन है। यानी चीजों से बचना यानी आपको केवल ये काम करना है कि इनको पेड़ नहीं काटने देने हैं, जानवर नहीं मारने देने हैं, जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगने देनी है, गांव में संगठित रहना है, परिवार को इकट्ठा रहना है, परिवार का एक कल्चर बनाना है, किसी और का राज स्वीकार नहीं करना बल्कि अपना राज है ये साबित करके हम, भाई नरेंद्र मोदी इससे ज्यादा हवा थोड़ी लेता है आपसे ज्यादा, उसको उतनी हवा उसको चाहिए, उतनी हमको चाहिए, उतना ही अनाज 400 ग्राम से ऊपर वो भी नहीं खा सकता पूरे दिन में, 400 ग्राम से ज्यादा हम भी नहीं खाते हैं। परमात्मा नहीं उसको बनाया, परमात्मा नहीं हमको बनाया, वो कोई नॉन बायोलॉजिकल थोड़ी ना है। बिल्कुल भाई नॉन बायोलॉजिकल आदमखोर थोड़ी होते हैं, कोई ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इसका सलूशन है पारिवारिक ढांचा। तो जो औरतों को जरूरत से ज्यादा कानूनी मजबूती देना, SC/ST एक्ट देना, UGC के नए नियमों में बदलाव लेकर आना या समाज में दूसरे नियम स्थापित करना जो बेसिकली समाज को तोड़ने का काम करते हो, ये इसीलिए रखे गए हैं ताकि उनका एजेंडा सक्सेसफुल हो सके। हमारे एजेंडे को सक्सेसफुल करने के लिए पानी आपके पास अपना होना चाहिए, बीज आपके पास अपना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पैर आप होने चाहिए, आप अपने पक्की जगह कम होनी चाहिए, नीचे ज़मीन में पानी, साफ पानी, बारिश का पानी जाने का रास्ता होना चाहिए, आसमान में कैमट्रेल के जरिए इनको केमिकल मत छिड़कने दो, आप इनको लिख करके देना पड़ेगा। DC कलेक्टर हमारे नौकर हैं ये हमें पता होना चाहिए, चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक तनख्वाह लेते हैं तो हमारे नौकर है ये पता होना चाहिए, भारत सरकार आप हो ये पता होना चाहिए, ज़मीनों के दस्तावेज किसी और के थ्रू नहीं बनवाने चाहिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, अब बच्चा आपके घर पैदा हुआ, माँ का नाम आपने बताया, पिता का नाम आपने बताया, बच्चे का नाम आपने बताया, सर्टिफिकेट कोई और दे रहा है, मालिक थोड़ी है वो। जिसके पास कागज होता है, कागज देने का अधिकार होता है, वो मालिक माना जाता है। तो कागज देने का अधिकार किसी और को मत दो बल्कि कागज अपने खुद बनाओ। जी डॉक्टर साहब, आखिरी है, एक तरफ आप कह रहे हो भाई बहुत ताकतवर लोग हैं, शैतानियत की सोच है भगवान के। ताकतवर मैंने कभी नहीं बोला, मैंने बोला है ये हमारी ही ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जैसे आपके घर में ताकत इस्तेमाल करके ताकतवर तो बन हाँ, हमने ताकत दे दी तो उनको ताकत मिल गई। तो कभी मतलब फिर लोग ये भी तो सोचेंगे आपके ही इस बात पे कि भाई एक तरफ इतने वो ताकतवर हैं तो उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। हाँ देखो, मुकाबले का कितना बड़ा साइकोलॉजी है इसको समझिए। एक कहानी आती है, आपने सुना होगा कि पानी में मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी में मगरमच्छ बहुत मजबूत होता है। सूअर से कभी कीचड़ में मत लड़ो, उसको कीचड़ में मजा आता है और आप मतलब आपका बुरा हाल हो जाएगा। पहलवान से आप मिट्टी वाले अखाड़े में लड़ोगे तो दिक्कत हो जाए, उससे दिमाग से लड़ोगे तो पहलवान हार जाएगा। इसका मतलब ये है उनकी पिच पर जाकर खेलोगे तो आप कभी जीत नहीं सकते। यानी ये लड़ाई अगर आप सड़क पर लड़ना चाहोगे, उनके विरोध करना चाहोगे, उनके सामने खड़े होना चाहोगे, उनको गिराना चाहोगे तो आप ये नहीं जीत पाओगे। उनके लड़ने का तरीका क्या है कि तुम अपनी पिच पर खेलो, हमारी पिच ये है। क्या है? तुम कह रहे हो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तुमको बनवाना पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों बनवाना पड़ेगा? जब तक इस बात का जवाब लिखित में नहीं दोगे, बनवाने के क्या फायदे हैं? वो कह रहा है बनवाने से तुम्हारे स्कूलों में एडमिशन हो जाएगा, हमें नहीं करवाना। अब बताओ। वो कह रहा है इससे तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, तुमको पैसा मिलेगा, नहीं चाहिए। अब बताओ। मतलब लालच वाली चीजों से निकल जाओ। लालच से निकल गए, अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का क्या काम है बताओ? मान लो ये जो पढ़ाई में आप पढ़ा रहे हो, इसी के लिए आपको जरूरत है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की, आधार कार्ड के लिए जरूरत है। आधार कार्ड की किस लिए जरूरत है? कि आपको उनकी सुविधाएं लेनी है। हम तुम्हारी सुविधाएं नहीं लेते हैं,
बस अब बताओ, अब हमें क्या जरूरत है कागज बनाने की? अब तो कोई जरूरत नहीं है। तुमको इस जमीन की रजिस्ट्री करने की ताकत किसने दी? तहसीलदार जब तक ये लिखित में नहीं दे देता कि जिसने तुमको ये लिखने की ताकत दी, उसको ताकत किसने दी और उसको किसने दी, और पहला आदमी जो लास्ट मिलता है उसको ताकत किसने दी? जब तक तुम लिखित में नहीं दे दोगे, तुम हमारी जमीन की रजिस्ट्री की ताकत नहीं रखते हो, तब हम रजिस्ट्री ताकत अपने पास रखेंगे। रजिस्ट्री की ताकत हमारे पास आ गई, बच्चे के पालन पोषण की ताकत हमारे पास आ गई, बच्चे की शिक्षा की ताकत हमारे पास आ गई, उसको रोजगार देने की ताकत हमारे पास आ गई, न्याय व्यवस्था की ताकत हमारे पास आ गई। अब आप देखो, पुलिस आपका न्याय करती है क्या? जज आपका न्याय करते हैं? आपका केस चलते हुए कितने साल हो गए? जितने आपके उतने मेरे हो गए ना। हम दोनों का केस चलते हुए 3-4 साल हो गए, अभी तक गवाही भी नहीं हुई है। सोचो, ये केस चलते चलते 6-7 साल हो जाएंगे, केस उड़ लेंगे। और तब तक उसका मतलब क्या है? ये कोई न्याय नहीं है, ये कोई न्याय नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी से मुकदमा लगाया हुआ है, उन्होंने अपनी मर्जी से केस बनाया हुआ है। हमारे इस मतलब सिविल, मतलब ये केस था, ये मुकदमा था सिविल का, इसको क्रिमिनल बनाया हुआ है। न्याय के नाम पर हमको अन्याय। हर बार बुलाया जाता है यहाँ पर, हर बार आप जब आते हो अपने गांव से वहां तक, तो कम से कम 2000 रुपए का खर्चा आपका होता है, कम से कम का। दो नहीं कर दो। 4000 का खर्चा आपका होता है, ठीक, 4000 का खर्चा मेरा होता है, 10,000 रुपया हर तारीख पर खर्चा होता है। इसका कौन सा लॉजिक है? जो काम हमने नहीं किया हुआ फिर भी हमको, और एक दिन हमारा वेस्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्याय की व्यवस्था हमारे पास अपनी हो जाए। पुलिस वालों को कह दो तुम्हारी जरूरत नहीं है, और जजेस को कह दो तुम्हारी जरूरत नहीं है, इनकी क्या ताकत रह जाएगी? वो जो नेता है वो आपको क्या दे रहा है? वो कह रहा है तुम्हारी गलियां हम बनवाएंगे। अरे भैया, हमारे टैक्स के पैसे से तुम हमारी गली बना रहे हो और बीच में पैसा खा रहे हो, निकलो तुम बीच में से, हम अपने आप बना लेंगे, अपनी चौपाल हम अपने आप बना लेंगे, अपना पार्क हम अपने आप डेवलप करेंगे, बच्चों को हम अपने आप पढ़ा लेंगे, अपनी व्यवस्था हम अपने आप बनाए। तब आपको किसकी जरूरत है भैया? किस कागज की जरूरत है? उसी दिन उनकी पावर खत्म हो जाएगी। चलो, वीडियो को जिला के शेयर करियो भाई, बहुत काम की आपको बात पावर खत्म करनी है उनकी और अपनी पावर बढ़ानी है यदि, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। जय जोहार का नारा है भारत।